हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे, जिसमें डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन बताया गया है। ठीक है, यानी कि परिभाषा और निर्वचन। इंटरप्रिटेशन का मतलब देखिए, आप सबको पता होगा कि किसी चीज़ की व्याख्या करना, यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, दैट्स इट, है ना। तो वही ये बोल रहा है, सेक्शन 3 कहता है कि जो भी चीज़ इसमें मैंने बताई है, यानी जो परिभाषा मैंने बताई है, जैसी व्याख्या बताई है, उसको वही माना जाएगा जब तक कि किसी लॉ में उसको कल अलग से डिफाइन ना किया गया हो, तब तक यही समझा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में ज़्यादातर इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट हाँ इतना आ जाता है कि ये वाली जो थ्योरी है वो कौन से सेक्शन में है, ये परिभाषा बस इतना पूछ लेते हैं। तो हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें जब डायरेक्ट पढ़ें तो आगे हमें वो दिक्कत ना करे कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है या इसका क्या मतलब इस एक्ट ने बताया है। इसलिए किसी भी एक्ट की परिभाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला है गोत्रज। गोत्रज क्या है? एक व्यक्ति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्नेट्स, एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वो दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। यहाँ पे स्पेसिफिक ये कह रहा है कि पुरुषों के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से नहीं, पुरुषों के माध्यम से वो एक दूसरे से या तो ब्लड के रिलेशन में हो या फिर वो एडॉप्शन के जरिए एक दूसरे से रिलेशन में हो। ठीक है, दूसरी बात है सेकंड कहता है तीसरे का एलियस संतान विधि। एलियस संतान विधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, सीधी सी एक बात कही कि वह विधि पद्धति है जिसका जिक्र जो ऐसे व्यक्तियों को लागू है जो यदि इस एक्ट के पारित ना किया गया होता तो कौन सा एक्ट इस पे लागू होता? इस पे मद्रास एलियस संतान एक्ट 1949 लागू होता। तो उसके तरीके से इसको बताया गया है, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, कि उसी में जो रूल्स दे रखे हैं, जो नियम बता रखे हैं, जो प्रथा बता रखी है, जो रीति रिवाज बता रखे हैं, वो उसी एक्ट से रिलेटेड होते हैं उन लोगों पर, जब ये एक्ट लागू नहीं होता। कौन सा एक्ट लागू नहीं होता? उत्तराधिकार अधिनियम, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, तीसरा है 3 का सी कहता है आपका बंधु, यानी बंधु का इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको कॉग्नेट। और बंधु का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वो दोनों रक्त के द्वारा या फिर ब्लड के द्वारा एक दूसरे से रिलेशन में हो, रिलेटिव हो, संबंधित हो एक दूसरे से, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। यानी कि अब यहाँ पे खाली पुरुषों के माध्यम से नहीं, लेडीज़ की भी जिक्र आ गई कि पुरुष के माध्यम से तो जो है सो है, इसके अलावा लेडीज़ के माध्यम से भी, स्त्री के माध्यम से भी, लेकिन स्पेसिफिक स्त्री जिक्र नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये कॉमन सा ही वे है कि अगर पुरुषों के माध्यम से नहीं है तो और भी जो रिलेटिव है उनके माध्यम की बात कर रहा है स्त्री। तो ये दो ही चीज़ है ना, पुरुष या स्त्री, तो स्त्री के माध्यम से भी ये बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा आता है डी। तीसरे का डी कहता है रूढ़ी और प्रथा। रूढ़ी आपको पता है, रूढ़ी को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम और प्रथा को बोलते हैं यूजेस। तो ये कह रहा है कि ये हमें एक ऐसी चीज़ों का बताता है, ज्ञात कराता है कि जिसने दीर्घ काल तक, यानी पहले से लॉन्ग टाइम से वो निरंतर एक रूप में चला आ रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जिसके कारण वो स्थानीय क्षेत्र पे, यानी कि जो लोकल एरिया है वहाँ पर किसी जनजाति में या किसी समूह में या किसी कुटुंब में उसने ऐसी पकड़ बना ली है जैसे कि एक हिंदू लॉ अपनी पकड़ बनाता है। ठीक है, उसका मीनिंग इन्होंने बता दिया है कि वो क्या हुआ, रूढ़ी और प्रथा हुआ। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो भी रूढ़ी या प्रथा है वो ऐसी ना हो जो लोक नीति के विरुद्ध हो, यानी कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, या वो अनरीजनेबल हो, कोई अजीब सी चीज़ है। जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं तो ये बच्चा खरीद के लूँगा, है ना, खरीद के लेकर उससे तब शादी करूँगा, तो इनलीगल है ना, किसी का आप खरीद के थोड़ी ना उससे शादी कर सकती हैं। क्या तरीका है? कोई सामान थोड़ी ना है ना, कि आप उसको परचेस कर लेंगे और फिर उसको अपने तरीके से चलाएंगे, तो अनरीजनेबल है ये। या कोई कहता है कि जी तुम उसको मार दो, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि हम अपनी बेटी या बेटे की शादी जब करेंगे जब आपके घर में किसी ने खून कर रखे हो, मर्डर कर रखे हो, तो भाई ये कोई रूल होगा? ये तो इलीगल है ना। एक मैं क्राइम सीरीज़ देख रही थी तो उसके अंदर ये आया हुआ था
कि उन्होंने बोला कि जो हमारा जो समूह है, हमारी जो कुटुंब है, जो हमारा एक समुदाय है, वहाँ पे तो शादी के लिए तब तैयार होते हैं जब लड़के ने 2-3 मर्डर कर रखे हों। ये मैंने ये क्राइम पेट्रोल में एक क्राइम सीरीज देखा था जिसमें ये बताया गया था। तो इस तरीके अनरीजनेबल चीज़ें ना हो, तो ये क्या है, लोक नीति के विरुद्ध है ना। तो इस तरीके के रीति रिवाज ना हो, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ ये है कि वो उस फैमिली पे हमेशा से लागू होता आ रहा हो, उस कुटुंब में, उस समूह में वो बदला ना गया हो। ये ना हो कि आज बनाया और कल किसी दूसरे ने उसको, उसी फैमिली के किसी मेंबर ने उसे कैंसिल कर दिया कि भाई मैं तो नहीं मानता, ऐसा ना हो। वो सब उसको फॉलो करते हो सेम रूल्स में, ठीक है। अब हम आते हैं 3 का, ये है डे यानी कि ई कहता है आपका पूर्ण रक्त, यानी पूर्ण रक्त को आप कह सकते हैं कि फुल ब्लड, ठीक है। ये फुल ब्लड की बात कर रहा है। और दूसरा अर्ध रक्त और 1-2 रक्त, यानी कि हाफ ब्लड और अल्ट्राइन ब्लड, 3 ब्लड की बात करी इसने। कौन कौन से ब्लड की बात करी, परिभाषा किस बात, एक तो पूर्ण रक्त की बात कर रहा है, दूसरे अर्ध रक्त की बात कर रहा है, और तीसरी एकरोधक रक्त की बात कर रहा है। यानी कि पूर्ण रक्त यानी कि फुल ब्लड, दूसरा अर्ध रक्त यानी हाफ ब्लड, और तीसरा एकरोधक यानी कि अल्टरनेट ब्लड, ठीक है। देखिए इंग्लिश में कहीं प्रोनाउंसेस में गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज़ उस वर्ड को आप बेरेक्ट में देख लीजिएगा, हिंदी तो ठीक है, ठीक है। अब क्या आता है, इसका पहला क्या कहता है, पहला बताता है ये पूर्ण रक्त वाले बारे में कि पूर्ण रक्त होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन कही। इन्होंने कहा कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जबकि वो एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, यानी कि एक ही महिला द्वारा वो पैदा हुए हों, ठीक है। और अर्ध रक्त द्वारा संबंधित जब कहे जाते हैं जब एक ही पूर्वज से किंतु उनकी भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। अब इसको आप समझ लो, फुल ब्लड यानी कि जो पूर्वज हैं, ठीक है, एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी द्वारा, ठीक है, यानी कि एक ए है और उसकी एक बीवी से वो सारे बच्चे हुए, तो वो कैसे हो गए, फुल ब्लड, ठीक है। अब वही जो हस्बैंड है उसकी दूसरी पत्नी भी हैं और पत्नियां भी हैं 2-3, उनसे जो बच्चे हुए वो कैसे हो गए, वो हाफ ब्लड हो गए, ठीक है। उसके अलावा ये क्लियर हो गया, वो है तो वही पूर्वज, ठीक है, लेकिन अलग अलग, किंतु अलग अलग पत्नियों से जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हुए हैं, वो हो गए हाफ ब्लड। और जो एक ही पत्नी से, उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उससे जो वो पैदा हुए वो हो गए फुल ब्लड, ठीक है। ये इसने डिफाइन करा है इसके अंदर। उसके बाद दूसरा कहता है, अब पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त आपको समझ में आ गया। अब आता है एकत्व रक्त यानी कि अल्टरेन ब्लड यानी कि एकरोधक रक्त क्या हो गया, 2 व्यक्ति एक दूसरे से एकरोधक द्वारा संबंधित कहे जाते हैं जब एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों से हुए हों, ठीक है। यानी कि अब वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से एकरोधक कब कहलाएंगे, जब वो एक ही पूर्वज तो एक ही है उसका, लेकिन उसकी पत्नियां अलग अलग हैं, उसके भिन्न भिन्न पतियों से। अभी तक हम बात कर रहे थे पत्नियों की, तो यहाँ बात करी गई पतियों से। अब इसको हम थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ पढ़ाते पढ़ाते बहुत हौच पौच हो जाता है, तो मुझे लगता है शायद वो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं इसको दोबारा से आपको बता देती हूँ। पूर्ण रक्त वो हुआ यानी कि फुल ब्लड वो हुआ कि एक ही पूर्वज की जो पूर्वज है 2 व्यक्तियों में संबंधित है, संबंध जो है, जो 2 व्यक्तियों के आपसी संबंध हैं वो ऐसे हैं, उन दोनों में जो संबंध हैं एक दूसरे से जो रक्त संबंधित कहे जाएंगे, वो कैसे कहे जाएंगे कि पूर्वज जो है एक ही पूर्वज से, ठीक है, और उसकी पहली पत्नी यानी एक ही पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए वो हो गए फुल ब्लड, ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वज तो एक ही हैं लेकिन उसकी पत्नियां अलग अलग हैं, तो वो क्या हो गया, हाफ ब्लड, ठीक है। अब एकरोधक यानी अल्टरनेट ब्लड, तो वो कौन से बच्चे हुए, वो कौन से होंगे, जो एक ही पूर्वज तो हैं, पूर्वज तो एक ही आ रहा है लेकिन उसमें जो है पति अलग अलग हैं, समझ गए। तो ये हो गया अल्टरनेट ब्लड,
ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं स्पष्टीकरण क्या रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि पूर्वज पद के अंतर्गत पिता आता है और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। ठीक है, पूर्वज की बात कर रहा है तो पिता के बात जिक्र आ रहा है, पिता मतलब है इसका, और पूर्वजा की बात आ रहा है तो माता की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम इसके एफ पे। एफ कहता है वारिस यानी कि हेयर्स। अब वारिस क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वो पुरुष हो या वो नारी हो, जो निर्वसियत की संपत्ति को, देखिए निर्वसियत क्या होता है, जो बिना विल करे मर जाता है ना। निर्वसियत की उत्तराधिकारी होने के लिए इस अधिनियम के हकदार है, यानी कि इस एक्ट के तहत उसका राइट है उसके अंदर, वो क्या हो गया, वारिस हो गया। ठीक है, देखिए वसीयत अगर कोई बंदा लिख देता है तो वो तो फिर क्लियर हो गया ना कि वो अपना वारिस बना गया उसको। भाई ए मरा और मरने से पहले अपनी विल लिख गया और उसने बोला कि मैं डी को, ई को, एफ को अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ, अपना वारिस बताता हूँ, तो वहाँ क्लियर हो गया। लेकिन जहाँ पर वो बिना विल करे मर गया तो उसमें जो भी राइट रखते हैं इस एक्ट के तहत, जो भी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी वो अपना राइट रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके क्या होगा, लीगल हेयर हो गए, जो इस एक्ट के तहत अपने आप को कानूनी तौर पे इस अधिनियम के तहत हकदार हैं उससे। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आता है 3 का जी कहता है निर्वसियत। तो निर्वसियत मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी व्यक्ति पुरुष या नारी जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसा वसीयत व्यन ना किया हो जो प्रभावशाली होने योग्य एवं संपत्ति के विषय में निर्वसिय समझा जाता है, यानी कि उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, कोई विल नहीं लिखी और उसने किसी भी प्रॉपर्टी को उसमें व्यन नहीं किया, यानी कि उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करा, बताया नहीं कि भाई ये जो विल है मैं इसमें, जैसे उसने कोई विल लिखी और उसने बताया कि ये चीज़ें इसको मेरी प्रॉपर्टी नहीं लोग को कर दीजिए, तो डिस्पोज ऑफ तो नहीं करा उसने अपनी प्रॉपर्टी को, कुछ करा ही, कहा ही नहीं उस संपत्ति के बारे में, तो क्या हो गया, और वो वैसे ही मर गया तो ये माना गया कि भैया वो निर्वसियत है ना, बड़ा समझा जाएगा। एक उसके बाद है एच, तो ये है मरुमक्कयातम विधि। ठीक है, शायद ये बहुत से लोगों ने मुझे लगता पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आता तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एग्जाम में तो इस वर्ड को, लेकिन फिर भी मैं, तो ये है मरुमक्कयातम विधि से वह पद्धति जो उन व्यक्तियों को लागू है जो मद्रास अधिनियम 1933, ट्रॉलक्लोर नायर एक्ट, ट्रॉलक्लोर ईसा एक्ट और ट्रॉलक्लोर नागालैंड वैलेंट एक्ट और ट्रावकोर क्षेत्रीय एक्ट, ट्रॉक्रिस्कलना मार्विकता एक्ट, ठीक है, कोचीन मार्विकता एक्ट, देखिए सारे साउथ के एक्ट हैं ये। ठीक है, कोचीन नायर एक्ट द्वारा उन विषयों पर शासित होने के लिए अधिनियम द्वारा बंद किए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी मारविकता ये एक्ट है जो साउथ में जो मद्रास का एक्ट हो गया, कोचीन का एक्ट हो गया, उससे रिलेटेड है, दैट्स इट, इतना ये कह रहा है और कुछ इसमें है नहीं। उसके अलावा इसमें सेकेंडली कहा गया है कि जो ऐसे समुदाय के हैं जिनके सदस्य अधिकतर तिरुवंकुर, कोचीन या मद्रास राज्य से हैं, यानी कि अब दूसरी बात ये कही इन्होंने कि जो ये आपका जो विधि है, जो इन्होंने बताया कि मरुमक्कयातम विधि, ये दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पहला तो ये है कि भाई इस पर कोचीन एक्ट से रिलेटेड है, मद्रास एक्ट से रिलेटेड है ये लोग। दूसरा इन्होंने बोला कि ये ऐसे लोग हैं, जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके मद्रास राज्य में रहते हैं या फिर तिरुवंकुर, कोचीन आदि एरियो में रहते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा कि जैसा कि 1 नवंबर 1956 के अवैध होते पूर्व अस्तित्व में था, आदिवासी हैं और यदि अधिनियम पारित ना हुआ होता तो उन विषयों के बारे में जैसा इन एक्ट में लिखा गया है वही माना जाता। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आता है इसमें एक चीज़ और इन्होंने बोली, किंतु इसके अंतर्गत अलीय संतान विधि नहीं आती, यानी कि जो देखिए अलीय संतान विधि जो इन्होंने बताई 1949, जो मद्रास एक्ट 1949 एलियन, वो लॉ इससे अलग है, उसको इन्होंने अलग कर दिया है। ठीक है, अब आता है 3 का आई, जो कहता है नंबूदिरी विधि। ठीक है, अब ये विधि क्या है, ठीक है, जो उन व्यक्तियों को लागू है यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो कौन सा एक्ट लागू होता, मद्रास नंबूदरी एक्ट लागू होता, सिंपल सा है फॉर्मेट। ठीक है, और उन्हीं के अंतर्गत जो बातें दी गई हैं वो इसमें आती। उसके अलावा अब आता है 3 का जे, तो ये क्या कहता है, ये बात करता है संबंधित से। देखिए हम बहुत देर से एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने हाफ ब्लड और फुल ब्लड पढ़ा कि भाई एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित हो, जैसे हमने गोत्रज पढ़ा। अब ये संबंधित क्या है, यानी कि रिलेटेड का मीन्स इन्होंने क्या बताया। भाई हमारी नज़र में क्या, आम भाषा में देखें तो भाई एक दूसरे से जो रिलेशन में है, एक दूसरे के जो रिलेटिव हैं वो रिलेटेड है एक दूसरे के, यही तो हमने जाना। लेकिन ये क्या कहता है, धर्मज द्वारा संबंधित।
ठीक है, यानी लेगिटिमेट की बात करता है, धर्मज द्वारा, ठीक है, धर्म के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड वाली बात कर रहा है। परंतु अधर्मज यानी कि जो इनलिक्विड अपत्य मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि हिंदू विधि में जहाँ भी बच्चे का जिक्र किया गया वहाँ पे लीगली वर्ड जो हिंदी में वो अपत्य है, जबकि इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि कहाँ बात करा, रिलेटिव की बात किससे कर दी, जो धर्मज बच्चे हैं, जो लेगिटिमेट चाइल्ड हैं, उनसे बात करी है इन्होंने, ठीक है, जिसको लॉ धर्मज बताता। धर्मज कौन से बच्चे बताए गए, वही तो बताए गए जो शादी से पैदा होते हैं, है ना, नल वाइड या वाइडेबल मैरिज से हो या वॉइड मैरिज से, उसको क्या बोला गया, धर्मज ही बोला गया। लेकिन अधर्मज किसे बोला गया, जो बिना शादी के बच्चे पैदा होते हैं, उनको, जिनमें माता पिता ने शादी करी नहीं और वो बच्चे पैदा हो गए, वो अधर्मज कहलाते हैं, यानी इलेक्टिमेट चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि संबंधित से मतलब इनका सिर्फ उन बच्चों से है जो धर्मज हैं, अधर्मज ना हो। तो ये क्या कहता है, परंतु अधर्मज अपत्य अपनी माता प्लस एक दूसरे संबंधित समझे जाएंगे और उनके धर्मज वंशज और उनके परस्पर एक दूसरे संबंधित समझे जाएंगे किसी भी शब्द का जो संबंध अभिव्यक्त करे या संबंधित को घोषित करे, तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि धर्मज तो चलो जो है वो बता दिया इन्होंने, परंतु लेकिन उनका जो अधर्मज बच्चे हैं यानी इलिगिटिमेट चाइल्ड हैं, वो माता के परस्पर एक दूसरे संबंधित समझे जाएंगे, यानी कि माँ के रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड माने जाएंगे, वो पिता से नहीं माने जाएंगे। वो पिता के जैसे बोल रहे थे ना पुरुष के माध्यम से, ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि अब ये जो है खाली माता के परस्पर यानी कि माँ से देखा जाएगा कि एक दूसरे से किस तरीके से ये रिलेशन में है। जैसे कि मान लीजिए एक ही माँ के दो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब पिता जिसके साथ वो रह रही थी उनने शादी नहीं करी और उससे उसको दो बच्चे हो गए, तो वो दोनों किस तरीके से माने गए, बच्चे तो दोनों ही अधर्मज हुए ना, वो कोई मैरिज तो हुई नहीं, तो उन दोनों की जो तो किसके रिलेशन से माने गए, माँ के रिलेशन से माने गए ना, क्योंकि पिता ने तो माँ के साथ शादी नहीं करी, तो लीगली तो हस्बैंड वो बना ही नहीं ना उसका, ठीक है। यदि और अधर्मज वंशज उसके परस्पर एक दूसरे समझे जाएंगे और किसी भी शब्द को जो संबंध को अभिव्यक्त करे, संबंधित को घोषित करे, यानी कि अब जो भी शब्द है जो ये बताता है रिलेशन, रिलेटिव, वो इसी से ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के संबंधित आपको समझ में आ गया कि धर्मज बच्चे का तो जो चल रहा है संबंध वो है, और अधर्मज बच्चे को वो माना जाएगा जो माता के तरीके से होगा, ठीक है, पिता के तरफ से नहीं होगा ये। उसके बाद इसका 3 का 2 क्या कहता है, इस अधिनियम में संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो पुल्लिंग संकेत करने वाले शब्द अर्थगत नारियां ना समझी जाएंगी, यानी कि जो मेल को संकेत करने वाले शब्द के अंतर्गत है उसको नारियों नहीं समझी जाएंगे। अगर वो किसी मेल को वो पॉइंट ऑफ कर रहा है तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये फीमेल की बात कर रहा है, नहीं, जहाँ वो पुरुष की बात कर रहा है तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ पुरुष ही है, ठीक है। पुल्लिंग ही संकेत करेगा, नारियां ना समझी जाएंगी, यानी कि लेडीज़ नहीं माना जाएगा, जहाँ जेंट्स की बात हो रही है वहाँ जेंट्स की ही बात हो रही है, दैट्स इट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है इसका, इस अधिनियम में संबंधित के सिवाय, यानी कि देखिए सेक्शन 4 सब जगह सेम है, चाहे आप वो हिंदू मैरिज पढ़ लो, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ लो या फिर आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ लो। सेक्शन 4 सीधे कहता है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, यानी पिछला क्या इफेक्ट है। तो बस ये बात कह रहा है कि हिंदू विधि का कोई भी शास्त्र वाक्य जिसमें निर्वचन उस विधि को भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा, कुल मिला के अगर कोई लॉ से रिलेटेड पीछे से कोई रूढ़ी या प्रथा चली आ रही है, ठीक है, और वो तो ये माना जाएगा कि ये एक्ट जैसे लागू हुआ ही नहीं, उस पर कोई भी इफेक्ट ये नहीं डालता है, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है, ये प्रभावहीन हो जाता है वहाँ जाकर। दूसरी बात इन्होंने कहा कि इस अधिनियम में अगर कोई भी उनका ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जो पहले से ही लागू हैं, वहाँ पर हिंदुओं को लागू होना वहाँ तक बंद हो जाएगा जहाँ तक इस अधिनियम के अंतरिक्ष उपबंधों में से असंगत हो, यानी कि अब उनके जो रूल्स और नियम हैं अगर वो किसी इनलीगल हैं या वो लोकहित विरोध हैं तो ये वहाँ तक तो माना जाएगा जहाँ तक ठीक है, लेकिन वहाँ से ये समाप्त हो जाएगा जो इनलीगल दिखा रहा हो, यानी कि जो गलत हो ना, वहाँ वो अपने आप खत्म हो जाएगा, वहाँ से फिर हिंदू विधि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम अपने वहाँ से उपबंध वहाँ से लागू हो जाएगा जहाँ तक भी असंगत है, यानी कि जहाँ तक वो रीजनेबल नहीं है, जहाँ तक वो तरीके से चीज़ें नहीं बताई गई हैं, यानी गैर कानूनी है या गलत हैं, जो लोग पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं,
है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे ये एक्ट जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और जहाँ तक वो रीजनेबल है, लीगल है, मतलब सही है, किसी को वो हानि नहीं पहुँचा रहा है, कोई अनरीजनेबल बात नहीं है उसमें, तब तक वही चीज़ वहाँ चलेगी, वहाँ पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 3 और 4 समझ में आ गया होगा। इसमें से एग्जाम में से ज़्यादा नहीं आता है, बस पर्पस ये होता है कि हमें पता हो कि कौन सा सेक्शन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा इसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेक्शन मैंने पढ़ाए हैं ये इंग्लिश में हो, तो आप स्पेसिफिक मुझे बता दें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको वो सेक्शन इंग्लिश में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 3 और 4 समझ में आ गया हो। एक बार रिपीट कर देती हूँ, सेक्शन 3 में सिर्फ डेफिनेशन है और इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, और सेक्शन 4 ये बताता है कि कहाँ ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, यानी पिछले जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वहाँ पर ये कहाँ तक एप्लीकेबल होगा और कहाँ से फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स इट, यानी कि जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, कोई रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वहाँ पर ये हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर वो असंगत है, यानी कि सही नहीं है, वो लोक नीति के विरुद्ध हो, तो वहाँ पर ये हिंदू लॉ जो है वहीं से बंद हो जाएगा। हिंदुओं के ऊपर लागू जो हो रहा था वो वहीं से बंद हो, जहाँ असंगत है वहाँ से ये एक्ट लागू हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। दैट्स इट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 पढ़ेंगे और सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़, या कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।